हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक इज़ टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस में हमारे पास फर्स्ट टाइप जो है वो है लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है बेटा? लाइफ इंश्योरेंस इज़ ए इंश्योरेंस ऑफ लाइफ अगेंस्ट सम अनसर्टेनिटीज़ लाइक डेथ। ठीक है, कुछ अनसर्टेनिटीज़ होती हैं, कुछ क्या, मेनली तो डेथ ही एक अनसर्टेनिटी है लाइफ की। उस अनसर्टेनिटी के अगेंस्ट अपने आप को प्रोटेक्ट कराना, इंश्योर्ड कराना इज ए लाइफ इंश्योरेंस। इन लाइफ इंश्योरेंस देयर आर टू पार्टीज, दैट इज इंश्योर्ड और इंश्योरर। इंश्योरर दैट इज इंश्योरेंस कंपनी promises to give a particular amount at the event of death or on expiry of certain period, ठीक है, या on maturity जिसे हम कहते हैं, in return of a premium which is paid by the second party that is insured, and that insurance premium could be paid in installment, that is monthly, half yearly, quarterly or yearly as well. अब लाइफ इंश्योरेंस क्या हुआ कि दो पार्टीज होती हैं, इंश्योरेंस कंपनी और इंश्योर्ड। इंश्योरेंस कंपनी कहती है कि हम आपको, अगर आपकी भगवान ना करे मृत्यु हो जाती है तो इतना पैसा मृत्यु के टाइम पर दे दिया जाएगा, या फिर आपकी जब इतनी एज हो जाएगी, फॉर एग्जांपल 60 ईयर्स आपकी जब एज हो जाएगी तो हम आपको इतना पैसा दे देंगे। तो ये जो होता है ये इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस होता है। ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस के क्या इंपॉर्टेंस है? एक तो प्रोटेक्शन है फैमिली मेम्बर्स को। सपोज करो किसी फैमिली में जो हेड ऑफ द फैमिली है या जो अर्निंग मेंबर जो है उसी की डेथ हो जाती है, तो जो उस पर डिपेंडेंट है उनको एक तरीके से प्रोटेक्शन मिल जाती है, क्योंकि डेथ होने पर इंश्योरेंस कंपनी एक सर्टेन एग्रीड अमाउंट जो है फैमिली को देती है, तो उसको एक प्रोटेक्शन मिल जाती है, फाइनेंशियल प्रोटेक्शन। इसके साथ साथ ओल्ड एज सिक्योरिटी भी है। फॉर एग्जांपल किसी पर्सन ने लाइफ इंश्योरेंस कराया और उसकी एज 60 हो गई, 60 होने पर उसकी जो अर्निंग कैपेसिटी है वो उतनी नहीं रहती, क्योंकि जब वो लोग ओल्ड हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, तो उनका इतना स्टेमिना और स्ट्रेंथ नहीं होता है, तो उनकी अर्निंग कैपेसिटी कम होती है, तो उस टाइम पर उनको इंश्योरेंस कंपनी जो है पैसा दे देती है, बिकॉज इट इज़ एग्रीड अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस दैट ऑन अटेनिंग द एज ऑफ 60 और एट द इवेंट ऑफ डेथ द कंपनी विल पे एन एग्रीड अमाउंट एज पर द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। इसके साथ साथ एक इन्वेस्टमेंट भी है। इन्वेस्टमेंट कैसे? इन्वेस्टमेंट ऐसे कि हम धीरे धीरे जो है पैसा जमा करते रहते हैं, ठीक है, और वो पैसा हमारा जो है जब हमारी मैच्योर्ड हो जाती है पॉलिसी तो हमें वापस मिल जाता है, तो एक तरीके से ये इन्वेस्टमेंट भी है। सिर्फ यही एक ऐसा इंश्योरेंस है जो इन्वेस्टमेंट है, जो ठीक है, इन्वेस्टमेंट भी है और प्रोटेक्शन भी है। सिर्फ प्रोटेक्शन नहीं, इन्वेस्टमेंट ही, क्योंकि पैसा वापस मिल जाता है और किसी में पैसा वापस नहीं मिलता है। जो हम प्रीमियम पे करते हैं उसका पैसा वापस नहीं मिलता है, सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस के केस में मिलता है। इसके कुछ एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस क्या होंगे बताओ बेटा? एलिमेंट्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस इज ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। अटमोस्ट गुड फेथ है यहाँ पर दोनों पार्टी, इंश्योर्ड और इंश्योरर, दोनों को ही गुड फेथ जो है शो करना होगा टुवर्ड्स ईच अदर। बोथ द पार्टी शुड शेयर ऑल द फैक्चुअल इंफॉर्मेशन विद ईच अदर। ठीक है, नेक्स्ट इसमें इंश्योरेबल इंटरेस्ट मस्ट बी प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ टेकिंग पॉलिसी। पॉलिसी लेने के टाइम पर इंश्योरेबल इंटरेस्ट एग्जिस्ट करना ज़रूरी है, नॉट एट द टाइम ऑफ एक्चुअल लॉस। एक्चुअल लॉस के टाइम पे चाहे इंश्योरेबल इंटरेस्ट हो ना हो, वो मैटर नहीं करता। मैटर क्या करता है कि जब हम इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हैं, इंश्योरेंस कराते वक्त हमारा इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपके जो फादर हैं, फादर छोड़ो, कोई पर्सन है, वो अपनी वाइफ या अपने बच्चे, किसी का भी लाइफ इंश्योरेंस करा सकता है। ठीक है, अब वैसे ही फॉर एग्जांपल कि किसी हस्बैंड ने अपनी वाइफ का लाइफ इंश्योरेंस करा दिया, ठीक है, जब लाइफ इंश्योरेंस कराया था तो दोनों में बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग थी, प्यार था। 1 साल बाद डाइवोर्स हो जाता है और उसके 1 साल बाद उसकी डेथ हो जाती है वाइफ की। ठीक है, वाइफ की डेथ हो जाती है, तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट क्या है यहाँ पर?
कि जब हमने इंश्योरेंस कराया था तब तो अंडरस्टैंडिंग थी, खूब बन रही थी दोनों में, तो तब तो हमारा इंश्योरेबल इंटरेस्ट था, वही ज़रूरी है। अब वाइफ की डेथ होगी तो जो कंपनसेशन मिलेगा, लाइफ इंश्योरेंस जो कंपनी है वो जो पैसा देगी वो हस्बैंड को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या है कि जब इंश्योरेंस करवाया था हस्बैंड ने तब तो उनके बीच में अंडरस्टैंडिंग थी, तो वहाँ पर इंश्योरेबल इंटरेस्ट था, वो अपनी वाइफ की केयर करता था, बाद में जो हुआ उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमेशा याद रखना, लाइफ इंश्योरेंस जो है उसमें इंश्योरेबल इंटरेस्ट कब प्रेजेंट होना चाहिए? एट द टाइम ऑफ टेकिंग पॉलिसी, पॉलिसी लेने के वक्त, यानी कि इंश्योरेंस कराने के वक्त होना ज़रूरी है। बाद में इंश्योरेबल इंटरेस्ट रहे या ना रहे, पैसा उसी को मिलेगा जिसने इंश्योरेंस कराया था। ये नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी, जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ पिछले वीडियो में कि ये इंडेमिनिटी नहीं है, यानी कि डेथ को इंडेमिनिफाई नहीं किया जा सकता। कोई व्यक्ति जो जिसकी मृत्यु हो चुकी है, ए पर्सन हु इज डाइड कैन नॉट बी मेक अलाइव अगेन, ठीक है, उसको दोबारा से जिंदा नहीं किया जा सकता। इसीलिए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी नहीं होता है, सिर्फ एक ऐसा ही इंश्योरेंस है जो इंडेमिनिटी का एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं है और जो एक इन्वेस्टमेंट भी है। नेक्स्ट है फायर इंश्योरेंस। फायर इंश्योरेंस आपको पता है कि हमारी जो फैक्ट्री होती है या जो बिल्डिंग होती है या प्रॉपर्टी है, वहाँ पर चांसेस होते हैं ऑफ अकरिंग फायर। तो जनरली जो बिजनेसमैन होते हैं दे इंश्योर्ड देयर प्रॉपर्टी अगेंस्ट दिस टाइप ऑफ रिस्क। फायर इंश्योरेंस में भी दो पार्टीज होंगी, इंश्योरर और इंश्योर्ड। इंश्योरर जो होता है वो एक प्रीमियम चार्ज करता है इंश्योर्ड से और उसके बदले प्रॉमिस करता है कि अगर आपकी फायर से कोई नुकसान होता है तो आई विल मेक कंपनसेशन फॉर दैट, ठीक है। तो उसकी दो कंडीशन है, लेकिन फायर इंश्योरेंस मिलने की, क्लेम मिलने की दो कंडीशन है। दैट देयर मस्ट बी एक्चुअल लॉस, वहाँ पर एक एक्चुअल लॉस होना चाहिए, यानी कि आग लगनी भी चाहिए, ठीक है, और उस आग की वजह से एक्चुअल लॉस होना भी चाहिए। ज़रूरी नहीं है, कई बार आग भी लग जाती है उससे लॉस नहीं होता, ठीक है, लॉस होना ज़रूरी है। दूसरा, फायर मस्ट बी नेचुरल, अपने आप लगनी चाहिए फायर, ठीक है, और नॉन इंटेंशनल होनी चाहिए। नॉन इंटेंशनल मतलब कई लोग ऐसा होते हैं कि बिल्डिंग में खुद ही आग लगा देते हैं और फिर कहते हैं कि जी हमारी बिल्डिंग में तो आग लगी, इंश्योरेंस क्लेम हमें चाहिए, ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। फायर कैसी होनी चाहिए? नेचुरल और नॉन इंटेंशनल होनी चाहिए। इसके साथ साथ बेटा इसके भी कुछ एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स ऑफ फायर इंश्योरेंस। एलिमेंट्स ऑफ फायर इंश्योरेंस क्या है? एलिमेंट्स ऑफ फायर इंश्योरेंस में यहाँ पर ये कहता है कि जैसे हमने लाइफ इंश्योरेंस में तो पढ़ा था कि पॉलिसी लेते वक्त इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए, यहाँ पर ऐसा नहीं है। इंश्योरेबल इंटरेस्ट मस्ट बी प्रेजेंट बोथ एट द टाइम ऑफ टेकिंग पॉलिसी एंड एट द टाइम ऑफ लॉस एज वेल, यानी कि लॉस के टाइम पर भी और पॉलिसी लेने के टाइम पर भी, दोनों वक्त हमारा इंश्योरेबल इंटरेस्ट वहाँ पर प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। इसमें फॉर एग्जांपल कोई फैक्ट्री लीज पर मैंने ली, उसका मैंने इंश्योरेंस करा लिया, ठीक है, लीज पर मैंने ली है तो इंश्योरेंस मेरी ही जिम्मेदारी है क्योंकि मेरा ही सामान पड़ा हुआ है वहाँ पर, ठीक है। अगर फैक्ट्री में आग लगेगी तो नुकसान तो मेरा होगा, मालिक तो मेरे से वैसी ही फैक्ट्री ले लेगा जैसी उसने मेरे को दी थी। और सपोज़ करो मैंने वो रेंट पर जो फैक्ट्री ली थी, वो सपोज़ करो मैंने रेंट छोड़ दिया, मतलब अब मैं कहीं और शिफ्ट कर रहा हूँ, ठीक है, और उस फैक्ट्री में आग लग जाए तो क्लेम मुझे मिलेगा नहीं, क्योंकि अब तो मेरा उससे कोई लेना देना ही नहीं रहा फैक्ट्री से, तो मेरा इंश्योरेबल इंटरेस्ट वहाँ पर है ही नहीं। तो यहाँ पर इंश्योरेबल इंटरेस्ट दोनों टाइम प्रेजेंट होना चाहिए, एट द टाइम ऑफ टेकिंग पॉलिसी एंड एट द टाइम ऑफ लॉस, जैसे लाइफ इंश्योरेंस में नहीं था। लाइफ इंश्योरेंस में सिर्फ कब प्रेजेंट होना चाहिए? एट द टाइम ऑफ टेकिंग पॉलिसी। फायर इंश्योरेंस में दोनों टाइम प्रेजेंट होना चाहिए। अटमोस्ट गुड फेथ है, यहाँ पर भी कोई भी जो भी हमारे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है वो शेयर करनी चाहिए आपस में दोनों पार्टीज़ को। फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर टेकिंग अ फायर इंश्योरेंस ऑफ योर बिल्डिंग, यू मस्ट शेयर द एसोसिएटेड रिस्क विद योर बिल्डिंग टू द इंश्योरेंस कंपनी। इसके बाद है ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी है। फायर इंश्योरेंस इज ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी बिकॉज द इंश्योरेंस कंपनी हैव टू मेक ऑल द लॉसेस गुड विच आर कॉज्ड ड्यू टू फायर अप टू एन एग्रीड अमाउंट और द एक्चुअल लॉस विच एवर इज़ लेस, जो दोनों में से कम होगा। या तो मैंने कहा कि भाई मेरा 10 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस है, ठीक है, 10 लाख रुपीज़ का, फायर हुई 8 लाख का नुकसान हो गया, मैंने 10 लाख का इंश्योरेंस कराया हुआ है कि भाई 10 लाख तक का लॉस जो है कंपनी मेरे को दे देगी, लेकिन जब आग लगी एक्चुअल मेरा
8 लाख का लॉस हुआ तो मुझे कितने मिलेंगे, दोनों में से जो कम होगा विच एवर इज लेस, 8 लाख रुपए मुझे मिल जाएगा। एक इसमें प्रॉक्सिमेट कॉज इज कंसिडर्ड कि इफ अ लॉस अकर्स और कॉज ड्यू टू फायर then in such a case proximate cause must be considered. So insurance company will examine whether the fire whether the loss is caused by fire actually or it is caused by some other reasons, for example excessive heat, ठीक है, or any other type of cause. तो वहाँ पर proximate cause यानी कि जो main cause है, direct cause है, that will be considered, ठीक है। In the case of remote cause, no compensation will be paid क्योंकि वो इंश्योरेंस में कवर्ड नहीं है। तो ये थे हमारे दो टाइप्स। इसके बाद हमारे मैराइन इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस रहता है, दैट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू स्टूडेंट्स।